तो हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन की। हेलोफॉर्म रिएक्शन बच्चों ऐसी रिएक्शन है कि अगर समझ आनी हुई तो इसी लेक्चर में समझ आ जाएगी, और अगर समझ नहीं आनी हुई है ना, मतलब अगर हमने थोड़ी सी भी मक्कारी करी तो ये रिएक्शन हमें तंग करेगी। बहुत ही ईजी रिएक्शन है, बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, लेकिन हर साल मेंस और एडवांस में इससे क्वेश्चन आना तय है। चलिए सीधा रिएक्शन पर बढ़ते हैं। नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है बच्चों, हेलोफॉर्म रिएक्शन। सबसे पहले तो हमें हेलोफॉर्म के बारे में बताओ। सर हेलोफॉर्म होते हैं इस टाइप के, CH(X3) टाइप के। एक्स को मैं वेरी कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं Cl ले लूँ तो क्लोरोफॉर्म, Br ले लूँ तो ब्रोमोफॉर्म, और I ले लूँ तो आयोडोफॉर्म। ठीक है बच्चों, मेन हमें याद रखना है इसके प्रेसिपिटेट का कलर, जो कि है येलो। सर CHCl3 का कलर क्या होता है? वो कलरलेस होती है, गैस होती है, लेकिन हम बात करते हैं प्रेसिपिटेट्स की, जो होते हैं CHBr3 और CHI3। इनका येलो प्रेसिपिटेट होता है, तो टेस्ट ट्यूब में आपको येलो कलर दिखेगा। बिना टाइम वेस्ट करें सीधा मैकेनिज़्म पर चलते हैं, है ना। हमें इसे रटना नहीं है, इसके प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, क्या होता है, हम बस मैकेनिज़्म पर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए। तो मुझे यहाँ पर एक एसीटोन दिख रहा है, उसके साथ मैंने लिया है 3 मोल हैलोजन और 4 मोल NaOH। प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं एसिड बन रहा है, एसिड का सॉल्ट कहूँ अगर मैं स्पेसिफिकली, एसिड का सॉल्ट, और एक हमारे पास बन रहा है हेलोफॉर्म। ठीक है बच्चों, इस एसिड के सॉल्ट को H पॉजिटिव दे दिया तो यहाँ पर एसिड ही बन गया और यहाँ पर हेलोफॉर्म, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। कंडीशन जो हमें याद रखनी है हेलोफॉर्म के लिए, याद भी नहीं रखनी, मैं मैकेनिज्म बताऊँगा तो आप अपने आप समझ आएंगे कि इस कंडीशन की ज़रूरत क्या पड़ी। वो है मिनिमम 3 अल्फा-H, मिनिमम क्या है ना, 3 अल्फा-H होने ही चाहिए वहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं, सीधा मैकेनिज्म पर आता हूँ मैं। तो आप देखिए, सबसे पहले तो क्या मुझे 3 अल्फा-H दिख रहे हैं? बिल्कुल सर, इस वाले कार्बन पर 3 अल्फा-H है, तो मैंने क्या करा, एक अल्फा-H निकाल लिया। सेम तरीके से जैसे हमने अल्डोल में निकाला था। अगर आपको अल्डोल आती है, आपको हेलोफॉर्म जस्ट उसका एक कॉन्टिन्यूड पार्ट लगेगा। तो चलिए, हमने एक H पॉजिटिव, एक H निकाला और नेगेटिव बनाया। ये H एसिडिक है, हमने अल्डोल में समझा था। ठीक है, आप इसकी टोटोमराइजेशन वगैरह करा सकते हैं, खैर उसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, नेगेटिव बनाया। नेगेटिव होता है बच्चों एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा, उसने अटैक करा और इस एक्स को बाहर निकाला। ठीक है, तो बच्चों हमारा पहले अटैक से ये बन गया। ठीक है, H तो अभी भी इस कार्बन पर मौजूद है ही, इस वाले कार्बन पर H तो है ही, और बेस भी ऑलरेडी है हमारे पास। तो हमने एक काम करा, हमने दूसरा H भी निकाल लिया, तो दूसरा नेगेटिव भी बना लिया। यहाँ से हमने दूसरा H निकाला ना, और दूसरा नेगेटिव बना लिया, लेकिन चुल बहुत ज़्यादा है तो इस नेगेटिव से वापस अटैक करा देंगे। तो इस नेगेटिव से वापस अटैक कराया और वापस से अब 2x बना ली, लेकिन चुल अभी भी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर एक और H है। ठीक है बच्चों, अब इस H को भी निकाल लेंगे, तो हमने वही करा बच्चों, इस H को भी निकाल लिया और यहाँ पर एक और नेगेटिव बना लिया। ठीक है, अब ये हर केस में जो नेगेटिव बन रहा है ना, ये स्टेबल बन रहा है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर X लगा हुआ है। X बच्चों है ना, X होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब भी X आती है तो आपसे कुछ ना कुछ लेकर ही जाती है, तो ये आपसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है। ठीक है बच्चों, तो नेगेटिव स्टेबल बनेगा। चलिए, यहाँ पर तीसरा नेगेटिव बना था, हम यहाँ पर बात कर रहे थे, और उसने भी अटैक कर दिया ना, इनका काम ही है नेगेटिव बनाया, अटैक कराया। 3 बार तो सर हमने सेम चीज़ कर दी, और फाइनल प्रोडक्ट ना मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं सर फाइनल प्रोडक्ट बनाने की। अब ये तो मेरे पास बन गया। अब मैंने क्या करा सर, मेरे पास NaOH तो था ही, ठीक है, तो OH नेगेटिव था, तो मैंने क्या करा, इस कार्बन पर अटैक कर दिया। यहाँ पर मैकेनिज़्म होती है, अगर कोई बच्चा जानना चाहे, वो होती है SNA ही। ठीक है, आपको इन डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं इसी लेक्चर में, इसी सेगमेंट में समझा देता हूँ। क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है। सबसे पहले शिफ्ट हुई, फिर वापस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी कार्बन पर आ गई। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस आई है, तो कार्बन के 5 बॉन्ड तो बनेंगे नहीं वहाँ पर, तो उसके साथ एक बहुत ही बेहतरीन लिविंग ग्रुप होता है। उस केस में ये लिविंग ग्रुप का काम करते हैं ये वाली स्पीशीज CH3 नेगेटिव। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है बच्चों। ये इतनी ज़्यादा स्टेबल इसलिए क्योंकि इसके पास तो 3 X हैं। अरे एक X ही आपसे बहुत कुछ लेके चली जाती है, 3 X तो उस नेगेटिव को बिल्कुल ही ख़त्म इन द सेंस उसे स्टेबल बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर अटैक हुआ, इस चीज़ को बाहर निकाला, और फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे पास एक ये बना, एक ये बना। अच्छा, आप वीडियो को पॉज करके मैकेनिज़्म खुद ट्राई कीजिए, है ना, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस सॉल्ट को हमने H पॉजिटिव दिया, तो हमारे पास फाइनली एक एसिड बना और एक हेलोफॉर्म बना। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी।
है ना, हमने कुछ नहीं करा। अगर मैं आपसे बहुत बेसिक बात करूँ, हमने बिल्कुल अल्डोल की तरह नेगेटिव बनाया, एक एक्स पर अटैक कराया, फिर अगेन उसी कार्बन पर नेगेटिव बनाया, अगेन एक्स पर अटैक कराया, अगेन फिर से नेगेटिव बनाया, फिर से अटैक कराया, 3 बार अटैक कराया हमने। सर अब बात रही स्टोइकियोमेट्री की, बात करो हमारे साथ, आपने यहाँ पर 3 मोल X2 लिए थे, क्या आप उस 3 मोल को जस्टिफाई कर पाए हो? चलिए देखते हैं बच्चों। पहला मोल यहाँ यूज़ हुआ, दूसरा मोल यहाँ यूज़ हुआ, और तीसरा मोल यहाँ यूज़ हुआ। सर 3 मोल X2 तो आपने जस्टिफाई कर दिए, 4 मोल NaOH भी जस्टिफाई करके दिखाओ। चलिए, पहला NaOH यहाँ से नेगेटिव निकालने के लिए, तो पहला यहाँ यूज़ हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर यूज़ हो गया, जब एक ने अटैक कर दिया तो फिर से एसिडिक H निकालने के लिए। तीसरा यहाँ यूज़ हो गया, एंड जो चौथा था भाई, वही तो सारा मेन बंदा था ना, चौथा NaOH था, उसी ने अटैक कराया। अच्छा, अटैक कराना हमेशा किसी भी रिएक्शन की RDS हो सकती है, क्योंकि अटैक करते टाइम आपको काफ़ी सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है, और इस रिएक्शन में भी ये जो अटैक है यही इसकी RDS है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको बेसिक हेलोफॉर्म समझ आई होगी, है ना। हम मैकेनिज़्म पर स्ट्रॉन्ग रहे, अगर हमारा मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्ग है तो हम हर टाइप का क्वेश्चन हेलोफॉर्म पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब आगे मैं आपको एक मैकेनिज़्म दे रहा हूँ, आपको उसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और उसे प्रिडिक्ट कीजिए। मैकेनिज़्म कुछ ऐसा है, ठीक है, ये रहा वो मैकेनिज़्म। आई होप बच्चों आपने इस वीडियो को पॉज करा होगा, ईमानदारी से इसका मैकेनिज़्म आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए, अब मैं बताता हूँ आपको। तो सर यहाँ पर सबसे पहले तो हमें कुछ बात समझनी होगी, वो बात मैं यहाँ से समझूंगा। हमें हमेशा पता है कि कार्बन पे जो H होता है ना, वो कभी भी एसिडिक नहीं होता, इट इज़ नेवर एसिडिक। लेकिन एक केस में वो एसिडिक हो सकता है। सर किस केस में एसिडिक होगा? जब सेम कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो लगी हैं, इसका मतलब ये वाला H जो है ये हमारा एसिडिक तो है ही, ठीक है बच्चों। NaOH लिया, अगेन इस एसिडिक H को निकाला, और ये वाला नेगेटिव तो ना बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। सर ये वाला नेगेटिव स्टेबल कैसे? ये देखो ना, ये यहाँ पर भी रेजोनेंस कर रहा है, ये यहाँ पर भी रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी स्टेबल है, और ऊपर से एक न्यूक्लियोफाइल भी है। अब मैं बात करता हूँ इस न्यूक्लियोफाइल की। अगेन सेम जैसा ऊपर करा, इस नेगेटिव ने इस X2 पर अटैक करा और इसे बाहर निकाला, और ऐसी चीज़ हम 2 बारी कर देंगे, ठीक है। जस्ट स्टेप लिखने से बचाया मैंने खुद को, आप चाहे 2 बारी में उस चीज़ को शो कर सकते हैं, तो आपके पास ऐसी स्पीशीज़ बनेगी। ये बिल्कुल सेम है बच्चों जैसा हमने ऊपर करा, आपको टेक्निकली ये खुद ही ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इस स्पीशीज़ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ना इस स्टेप पर हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं। सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम इस OH नेगेटिव का अटैक कराते हैं और डायरेक्ट ही इसे निकाल देते हैं। प्रोडक्ट बच्चों सेम बनेगा, आई अग्री, लेकिन ये अप्रोच गलत है, ठीक है बच्चों। ये अप्रोच गलत है, क्योंकि यहाँ पर SNAE हो ही नहीं रही, SNAE हो ही नहीं रही, जस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक बार शिफ्ट हो रही है, ठीक है बच्चों। चल, तो अटैक करने के बाद हमारा कुछ ऐसा बना, लेकिन अब इस O पे ना नेगेटिव आ चुका है, ये एक अननेसेसरली नेगेटिव आया है इस पर, ठीक है। इसको नेगेटिव, इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव नहीं था, ये यहाँ पर बढ़िया स्टेबल चल रहा था, आपने इसको नेगेटिव दे दिया। अब ये उस नेगेटिव को वापस देने की कोशिश करेगा कि यार तुम ही रखो अपना नेगेटिव, मुझे तो नहीं चाहिए। तो इसने उस नेगेटिव को वापस देने की कोशिश करी, और अब इस केस में ये यहाँ पर निकलेगा, ठीक है बच्चों। ये जस्ट एक मैकेनिज़्म है, आपको अगर मैकेनिज़्म की नॉलेज होगी तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? अगर यहाँ से निकला तो 2x के साथ यहाँ पर एक नेगेटिव आया होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर मुझे CH3COH दिख गया, ठीक है। वही सेम प्रोडक्ट्स हमने यहाँ बनाए हुए हैं। अच्छा, ये स्पीशीज़ इतनी स्टेबल क्यों है? इस पे जो नेगेटिव वो इतना स्टेबल क्यों है? क्योंकि 2x लगे हैं। अभी पीछे बात करी कि एक x ही बहुत ज़्यादा विड्रॉइंग होती है, मतलब विड्रॉइंग होता है ठीक है। तो 2 तो ऑलरेडी है ना, -I भी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है, तो सोने पे सुहागे जैसी बात है। चलिए आगे। अब सर ये वाला इंटरमीडिएट तो ना हमने कहीं देखा हुआ है, याद नहीं आ रहा बस, चलिए याद करा देते हैं। यहाँ पर याद करो, नेगेटिव और 2x है, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाता हूँ, सर ये तो बिल्कुल सेम ही चीज़ है, नेगेटिव और 2x, ठीक है। तो सेम, बस आगे वाली रिएक्शन बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, ठीक है। नेगेटिव है, आपने अटैक कराया, ठीक है, x को बाहर निकाला, एंड ये बना। अब अगेन मेरे बच्चों को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि OH नेगेटिव का वो अटैक कराएंगे, एंड अगेन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हुआ है, और इसको बाहर निकाल देंगे। अब ये चीज़ स्टेबल है, ऊपर बात करी थी, ये स्टेबल क्यों है, ठीक है बच्चों।
यहाँ पर इंटरनल एसिड बेस ही हो जाता है। इंटरनल एसिड बेस यानी इसके पास H है और इसको H चाहिए, तो ये H इसे ही दे देता है। ठीक है बच्चों, तो इंटरनल एसिड बेस हुआ और यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट्स बन गए। अच्छा, यहाँ पर इसके 2 मोल बनते हैं। ठीक है, और क्या मैंने रटा कि 2 मोल कैसे बन रहे हैं? नहीं बच्चों, मैंने बिल्कुल आपको मैकेनिज़्म से ही समझाया है कि इसके 2 मोल बन रहे हैं। कल को वो आपके साथ अगर स्टोक्योमेट्री में खेलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 2 मोल क्यों बने। ठीक है बच्चों, अब बात करता हूँ मैं इसमें यूज़ होने वाले रिएजेंट्स की। सर ऊपर अभी तक हमने एक रिएजेंट ही पढ़ा है, वो है X2 और NaOH। क्या और तरीके से हमें कंफ्यूज करा जा सकता है? बिल्कुल बच्चों, है ना। IIT वालों का तो काम ही है आपको कंफ्यूज करना। तो सबसे पहला रिएजेंट तो बच्चों X2 और NaOH ही है। ठीक है, जस्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो इनकी रिएक्शन कराएंगे और सोडियम हाइपोहलाइड। ठीक है बच्चों, तो वो सोडियम हाइपोहलाइड बना लेते हैं रिएक्शन कर कर। तो अगर आपको X2NaOH दिया या NaOX दिया है तो इट इज़ लिटरली द सेम थिंग। ठीक है बच्चों, मेन इसका जो मेन इसका एलिमेंट है जो ये सारी रिएक्शन को कंट्रोल करता है वो है OX नेगेटिव आयन। ठीक है, हाइपोहलाइट आयन इसे बोलते हैं। हाइपोहलाइट आयन हमें ब्लीचिंग पाउडर में भी मिल जाता है OCl नेगेटिव के तौर पर। ठीक है बच्चों, एक जो अच्छा तरीका है जो मुझे लगता है कभी ना कभी पूछा जा सकता है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl से। NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब आप NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पर Cl2 गैस निकलती है और कैथोड पर NaOH बनता है ना। ब्राइन सोल्यूशन वगैरह वो आपको याद होंगी, वो सारी चीज़ें आपने 10th में भी पढ़ी है ये चीज़। ठीक है बच्चों, मैं बात करता हूँ इन दोनों की, मतलब ये दोनों सेम ही है, इसकी बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली ना ये होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक फैक्ट है बच्चों, है ना, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ये होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब ये OH को डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करने की पावर रखते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि ये OH को COH ग्रुप में ही कन्वर्ट कर दें, लेकिन ये OH को डबल बॉन्ड O में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको ये दे दिया, इसका IUPAC नेम अगर करें 1 2 3 तो क्या आएंगे? प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन टू ऑल पे आपने सोडियम हाइपोहलाइड डाल दिया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइज ही तो हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये बना। ठीक है, और इस पे तो अभी सर ऊपर हमने इतनी देर डिस्कशन करी है कि ये आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देता है। ठीक है बच्चों, इसके हेलोफॉर्म के प्रोडक्ट्स ऊपर हमने बनाए हैं, मैं फिर से बना देता हूँ आपके लिए, प्लस CHX3। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्रेम करने के तरीके पर बात कर लेते हैं कि कैसे वो इस ऑक्सीडाइजिंग वाली चीज़ को यूज़ कर सकता है SN2 के साथ रिलेट करके। तो वो आपको ये देगा, ये भी बनवा सकता है। वो कह सकता है कि यार ये लो तुम्हारे पास प्रोपेन है और Br2H ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर फोटो हेलोजनेशन हो जाएगी और यही बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर फोटो हेलोजनेशन हुई। अच्छा, वो आपको कह देगा क्वेश्चन, मतलब आपके पास कुछ ऐसा दिख के आएगा NaOH और X2। तो अगेन NaOH है तो सबसे पहली जो उसकी प्रेफरेंस होगी वो होगी SN2 करना। SN2 बच्चों बिल्कुल ना नेगेटिव आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा और इसको निकाल लेगा बाहर। तो ये बन गया। अरे सर ये चीज़ तो बिल्कुल सेम है, उसके बाद तो हमें आता ही है OH है तो NaOX तो ऑलरेडी प्रेजेंट है सब कुछ, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुई तो ये प्रोडक्ट बना और आगे इस पे जब हमने हेलोफॉर्म कराई तो ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, हेलोफॉर्म इस पर पॉसिबल है। बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक पार्ट आता है जो NCERT लैब मैनुअल में आपको दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट पर ना 2-3 बारी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। एंड 2-3 बारी शायद मैंने कम बोल दिया, 2-3 बारी तो JEE में 25 में ही पूछ लिया होगा, 26 में भी इनफैक्ट 1 या 2 पेपर में इसका क्वेश्चन आया था। ठीक है बच्चों, तो आपसे क्वेश्चन ऐसा होता है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन इथेनॉल एंड मिथेनॉल एज, क्योंकि दोनों ही 1 डिग्री हैं। अगर 2 डिग्री या 1 डिग्री में कंपैरिजन करना होता, 2 डिग्री 3 डिग्री में करना होता, अगर डिग्रीज में कंपैरिजन होता तो हम लूकास रिएजेंट यूज़ करते। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ तो दोनों ही 1 डिग्री हैं, तो अब क्या करें सर? उस केस में आपका आंसर होता है कि आप उसमें X2NaOH डाल दो। क्यों? अभी हमने सीखा सर कि ये जो है ना ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसे ऑक्सीडाइज करेगा और इस ग्रुप में बनाएगा। ऑल्सो यहाँ पर 3 अल्फा H भी प्रेजेंट है। 3 अल्फा H का लॉजिक हमें समझ आया, क्योंकि फाइनली प्रोडक्ट में हमारे पास
3x हैं, तो 3x को रिप्लेस करने के लिए मतलब 3h को रिप्लेस करने के लिए 3x आए ना, तो मिनिमम 3h तो चाहिए ही थी। ठीक है, उसके बाद आगे तो बच्चों नॉर्मल मैकेनिज़्म है कि 3 बारी आपका ऐसा हुआ। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये कुछ आपका ऐसा होगा ना, यहाँ पर 3x बने जब आपने नेगेटिव बनाया, यहाँ पर OH नेगेटिव का अटैक कराया तो ये चीज़ बाहर निकल गई। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारे पास एक HCO नेगेटिव और एक ये दिख रहा है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ आया होगा। मैं सिर्फ उन डिटेल्ड पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ जिन पे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, हर साल। ठीक है, अब आगे एक बात करता हूँ। ये बात बहुत ही अच्छी है, मतलब इट इज़, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बात कभी ना कभी जी एडवांस में पूछी जाएगी। बात है स्टोक्योमेट्री पे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो मैंने अगर आपको 1 मोल एसीटोन दिया और 3 मोल Br2 दिए, ठीक है, NaOH दे दिया मैंने, मान लो 4 ही दे दिया, 4 मोल जो हमें चाहिए होता है, लेकिन चलिए मैं यहाँ पर एक्सेस लिख लेता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरे बच्चे बोलेंगे सर नॉर्मल जो भी हमने ऊपर की एलोफॉर्म वो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, हेलोफॉर्म हुई तो 1 मोल इसका बना, 1 मोल इसका बना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैं इसका जो रेशियो है ये 1:3 से 1:2 या 1:1 कर दूँ तो क्या होगा। अच्छा, 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचेंगे, 90% क्या इवन ज़्यादा, हम सब भी यही सोचते थे कि यार 1:3 से रिएक्शन हो रही है तो 1:2 से या 1:1 से नहीं होगी, क्योंकि यार आपके पास सामान ही पूरा नहीं, आप रिएक्शन कैसे करोगे। लेकिन यहाँ पर आप गलत हैं, यहाँ पर रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर हम सभी एक्सपेक्ट करते हैं नो रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है, प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेम बनते हैं लेकिन उनकी स्टोक्योमेट्री में डिफरेंट आ जाता है। कहाँ 1 मोल बन रहा था और कहाँ पर अब 2/3 और 1/3 मोल्स बन रहे हैं। इसका सबसे जो सिंपल रीज़न है वो है कि इस केस में Br2 जो है आपका वो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता है। अरे लिमिटिंग रिएजेंट, सर मोल की याद आ गई। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता है आपका Br2। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन अब किसी बच्चे के मन में डाउट आ सकता है कि सर ये लिमिटिंग रिएजेंट वाली बात आपने पीछे कभी किसी रिएक्शन में नहीं करी। आप कहते थे कि अगर आपके पास सफिशिएंट मटेरियल होगा तो रिएक्शन हो जाएगी, नहीं होगी। आप इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट को इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन सोचने वाला है। तो क्वेश्चन यही है कि वाई रिएक्शन हैपन्स इफ़ Br2 इज़ नॉट 3 मोल्स, है ना, आपने लिमिटिंग रिएजेंट वाला केस लाया ही क्यों। क्योंकि बच्चों हेलोफॉर्म एक ऐसी रिएक्शन है जो कभी स्टॉप ही नहीं होती, नेवर स्टॉप्स। अब सर रट लूँ क्या मैं, नेवर स्टॉप्स, है ना, कभी स्टॉप नहीं होती। अरे क्यों रटोगे, आप समझ नहीं आया तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो रटना नहीं है, रिएक्शन नेवर स्टॉप। रीज़न इज़ कि जो कार्बन आयन बनता है ना हर स्टेप में, कार्बन आयन फॉर्म्ड इन ईच स्टेप इज़ मोर स्टेबल देन बिफोर। मतलब वो स्टेबिलिटी की और बढ़ रहा है, वो खुद को स्टेबल कर रहा है। अगर आप खुद को स्टेबल करेंगे, ठीक है, तो आप मतलब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको हर स्टेप पर स्टेबिलिटी मिल रही है, तो आप वो काम करते जाएंगे ना। आप क्या कभी रुकेंगे, है ना सर, हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अगर हमें ऑर्गेनिक समझ आ रही है हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और हम रुकेंगे नहीं। सेम काम हेलोफॉर्म के साथ होता है कि वो हर स्टेप में स्टेबल हो रहा है तो वो रिएक्शन कभी रुकती नहीं है। अब सर आप हमें तो प्रूफ दो, हमें तो देखना है कि वो स्टेबल क्यों हो रहा है। तो चलिए बच्चों प्रूफ की बात कर लेता हूँ मैं आपके साथ। देखिए इनिशियली हमने ये वाला नेगेटिव बनाया था, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट स्टेप में हमने ये वाला नेगेटिव बनाया था। ठीक है, ये अभी इतना स्टेबल नहीं है। हाँ ये भी स्टेबल है अरे भाई, इसके साथ तो रेजोनेंस में है ही ये, है ना, तो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ तो रेजोनेंस में है ही, तो इसका मतलब स्टेबल है। अच्छा अब इस केस में देखो, जब हमने अटैक करा दिया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, है ना। ये क्या है बच्चों, ये एक्स है जो आपसे सब कुछ लेके चली जाती है, ये वो वाली एक्स है। तो अब यहाँ पर नेगेटिव इसके साथ रेजोनेंस में भी है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण ये नेगेटिव स्टेबल भी है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कह दूँ स्टेबिलिटी इतनी थी तो यहाँ पर ये स्टेबिलिटी इतनी है। 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण स्टेबिलिटी इतनी हो गई और 3 ने तो हद ही पार कर दी भाई, 3 ने तो स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा कर दी। तो अब अगर हर स्टेप में स्टेबल हो रहे हैं तो आप रुकेंगे क्यों, आप कभी नहीं रुकेंगे। तो इसलिए ये रिएक्शन भी कभी नहीं रुकती, इसलिए यहाँ पर ये LR वाला कंसेप्ट हमें लाना पड़ा, लिमिटिंग रिएजेंट वाला। ठीक है, आई होप बच्चों आपको इस रिएक्शन की फील आई होगी, है ना। हमने यहाँ पर कुछ भी रटने की कोशिश नहीं करी है। दिस इज़ हाउ यू शुड ट्राई टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं एंड ये सारे ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप इन्हें सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइए।
ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी है हेलो फॉर्म की। मैंने ऑलमोस्ट 99% पॉइंट्स आपके कवर कर लिए हैं इस लेक्चर में, ठीक है। जो कुछ पॉइंट्स आपके रहते हैं आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। एंड अगर आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी बुक से कर सकते हैं, अगर आप MS चौहान करते हैं वो कीजिए, हिमांशु पांडे करते हैं आप वो कीजिए, अगर आप अपने मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में मेरी तरफ से इतना ही बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कैनिज़ारो और अल्डोल पे लाऊंगा। कैनिज़ारो और अल्डोल के अभी मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आप उस लेक्चर की वेट कीजिए, वो लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके JEE एडवांस के लिए, ठीक है। चलिए फ्यूचर की बातें बाद में, आप अभी अच्छे से हेलो फॉर्म रिएक्शन को देखिए। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है आप उसका डाउट पूछिए, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।